वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आपको डेफिनेटली इंटीग्रल टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा होगा। हालांकि टॉपिक में हम लोग क्लास 12 को भी कवर करते चल रहे हैं और उसके साथ में कुछ थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस भी कवर कर रहे हैं। ये आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आपने एक दोहा सुना होगा कबीरदास जी का, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है कि धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो अभी क्या है कि जब आहिस्ता आहिस्ता हम इधर उधर से थोड़ी थोड़ी चीज़ों को कवर करते रहेंगे तो फिर लास्ट मोमेंट पर जब हम एक बड़े एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर वहाँ पर आपको इस तरीके के प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने को मिलेंगे जिसमें कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं ये मुझे नहीं आता है, वो मुझे नहीं आता है। तो जिस तरीके से पढ़ाते चलें उसी तरीके से आप भी पढ़ते चलेंगे। आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि लास्ट मोमेंट पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल अदर स्टूडेंट्स के कंपेरिजन में आपका अप है। तो आइए देखते हैं कि अभी आज की क्लास में हम लोग क्या सीख सकते हैं। बेसिकली ये जो क्लास है ये क्लास 12 बेस्ड होगी। हम लोग टॉपिक रन करा रहे थे डेफिनेट इंटीग्रल, क्या कहा, डेफिनेट इंटीग्रल। और डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग बेसिकली सीख रहे थे प्रॉपर्टीज को। क्या कहा? प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज में भी अगर हम बात करते हैं तो तीन तरह की प्रॉपर्टीज हम लोग सीख चुके हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सीख चुके हैं? एक प्रॉपर्टी नंबर 1 डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2 इस प्रॉपर्टी में आपको क्या बताया जाता है कि अगर इंटरचेंज लिमिट को कर देते हैं अपर और लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं तो फिर नेगेटिव साइन का चेंजमेंट होगा, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू अनचेंज्ड होती है। हालांकि अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे उन क्वेश्चंस में आपने एक खास बात देखी होगी कि ये जो ए होता है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट्स और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट्स। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेने के बाद अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे जो नंबर नीचे लिखा होता है न्यूमेरिकली वो नंबर हमेशा छोटा होगा, जो नंबर ऊपर लिखा होगा वो नंबर हमेशा बड़ा होगा। तो ये चीज़ एक्चुअली पहले शायद नहीं बताया था और पहले बताने का कोई मतलब भी नहीं था। अभी क्योंकि आपने वेरियस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए होंगे तो वहाँ पर फिर अब आप नोटिस करना तो आपको देखने को मिलेगा कि जो नंबर नीचे लिखा होगा वो हमेशा छोटा होगा, जो नंबर ऊपर लिखा होगा वो हमेशा बड़ा होगा। इसीलिए नीचे वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं, ऊपर वाले को अपर लिमिट बोलते हैं। इसी के साथ में हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 3 में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से हम लोग लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। बस ब्रेकिंग के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो जो नंबर आप अडॉप्ट कर रहे हैं वो हमारे दिए गए रीजन के अंदर हो। इसी का एक सब कॉरोलरी एक आपने कोरोलरी भी आपने सीखा जिसमें आपने सीखा कि किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल में अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम हो जाता है तो फिर उसकी वैल्यू 0 होती है। और मुझे लगता है इस पर बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट लिए हुए थे। आज की क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सीखने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। मतलब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, शायद ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जहां पर प्रॉपर्टी 4 अप्लाई नहीं हो, अदरवाइज लगभग सारी क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। प्रॉपर्टी नंबर 4 दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक हिस्सा जो इसका होता है प्रॉपर्टी 4 का पार्ट ए, ठीक है, इसको बोलते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, ये बनाता है ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। बात समझे या नहीं समझे? ये है बच्चा प्रॉपर्टी 4 का ए और इसी में प्रॉपर्टी 4 का पार्ट बी देख लेते हैं। इसी में प्रॉपर्टी 4 का पार्ट बी, हालांकि आप देखेंगे तो उसको प्रॉपर्टी 4 के नाम से ही जानते हैं। 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो आपको देखने को मिलेगा 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, दोनों का प्रूफ सेम वर्किंग होगी, सेम प्रोसेसिंग होगी। मैं आपको इसका प्रूफ बताने जा रहा हूँ 4 का पार्ट ए। आप 4 का पार्ट भी खुद सॉल्व करेंगे, हालांकि आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से इसे इवेलुएट कर ले जाएंगे। फिलहाल इनका प्रूफ भी जानना जरूरी है और क्यों जानना जरूरी है इसका जवाब भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। इस प्रॉपर्टी 4 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है वो ये वाली होती है जो ब्लू कलर से लिखी गई है। ये होगी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्योंकि सबसे ज्यादा यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है। कुछ क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड भी सीबीएसई में पूछे गए हैं। ठीक है, हालांकि कुछ भी हो ये आप साफ साफ देख रहे हैं कि दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग जो प्रूफ करने जा रहे हैं वो 4 का पार्ट ए जो रेड से लिखा गया है और फिर ये होगा आपके लिए होमवर्क, आप इस पार्ट को खुद से प्रूफ करेंगे। आइए देखते हैं प्रॉपर्टी 4 का पार्ट ए आपसे क्या कहती है। एफ एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। आइए देखते हैं प्रूफ में क्या कर सकते हैं। हमने बच्चा क्या किया, हमने एलएचएस ले लिया। प्रूफ क्या, हमने एलएचएस ले लिया, ज्यादा बेहतर लगेगा। एलएचएस आरएचएस ले लिया और ज्यादा बेहतर लगेगा। आरएचएस लिया और आरएचएस में देखने को मिलेगा ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर? अब तुम्हें कुछ नहीं करना है,
यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर x है, जबकि अपने पास देखो a प्लस बी माइनस एक्स है, इसी को उठा के लेट कर लो। a प्लस बी माइनस एक्स को हमने क्या बताया, t बताया, जिसको लेट करते हैं उसको डिफरेंशिएट भी करते हैं। तो माइनस डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, कम अच्छा लग रहा है, तो डी एक्स इक्वल्स टू क्या देखने को मिलेगा, माइनस डी टी। आपको याद होगा मैंने कितनी ही बार आपको बताया कि जब भी हम लेट करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये टेबल किसके लिए होती है, ये टेबल होती है बेसिकली व्हेन और देन के लिए, x और t, लिमिट्स x के लिए क्या चल रही है, a टू b, देखो यहाँ x है तो ये a आया और यहाँ पर क्या आया b, तो लिमिट्स क्या चल रही है a टू b। अब बच्चा t की लिमिट ढूंढना है, x के प्लेस पर a ला करके रख दो, जैसे ही आपने a रखा, a से a कैंसिल तो b मिल गया, अरे यार b ला करके रख दिया, b से b कैंसिल तो क्या मिल गया, a मिल गया। ओवरऑल अभी आपने देखा तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर आपके पास जो लिमिट्स चल रही थी a टू b, अब वो कहां से कहां पर रन हो रही है, वो रन हो रही है b टू a। ब्लैक से लिख रहे हैं, ये ब्लू वाला पोर्शन ही आगे ब्लैक से रन कराया जा रहा है, तो जो a टू b चल रहा है वो कहां से कहां चलेगा, b टू a चलेगा। f a प्लस b टू a, यहाँ पर क्या जाता है t और यहाँ पर आता है माइनस डी टी, माइनस साइन बाहर आता है b टू a, यहाँ से एफ टी डी टी। प्रॉपर्टी नंबर 1 मुझे लगता है लिखना पड़ेगा, a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू a टू b साथ में एफ टी डी टी। प्रॉपर्टी नंबर 2 आपसे क्या कहती है, a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस b टू a फिर एफ एक्स डी एक्स। अब आप जरा ध्यान से देखो तो ये और ये, मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं। तो बच्चा एक काम कर लेते हैं, पहले यहाँ पर हमने क्या किया, प्रॉपर्टी नंबर 2 अप्लाई कर दिया, जैसे ही अप्लाई करोगे तो जो b टू a है वो कन्वर्ट हो जाएगा a टू b में एफ टी डी टी। अरे यार प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बताती है कि अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो एक नेगेटिव साइन मिल जाता है, लिमिट को फिर हमने इंटरचेंज कर दिया तो एक नेगेटिव फिर मिलेगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। हालांकि आप सभी लोग समझदार हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 1 देखो अप्लाई करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर अगर लिमिट सेम हो जाती है तो फिर वहां पर चेंज ऑफ वेरिएबल का रोल बच्चा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और ये इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगा a टू b एफ एक्स डी एक्स। लिया क्या था, RHS, कहाँ तक पहुंच चुके हैं, LHS तक पहुंच चुके हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 4 को क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया है। इसका जो पार्ट बी है वो आप खुद सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, कोई ज्यादा दर्द वाली बात नहीं है। कुल मिलाकर के वहां से बी मिसिंग हो जाएगा, बी मिसिंग हो जाएगा, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना। अभी क्या है, एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और वो क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 4 का पार्ट भी। देखो यार ये प्रॉपर्टी कभी कभी इस्तेमाल होगी, ऑलमोस्ट ये वाली प्रॉपर्टी ज्यादा इस्तेमाल होगी, एकदम अच्छे तरीके से बिठा लेना, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि फंक्शन के अंदर का जो आर्गूमेंट होगा, क्या कहा, फंक्शन के अंदर का जो आर्गूमेंट है उसमें एक्स को माइनस किया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, एफ के अंदर a माइनस एक्स, ए क्या होगा, उसकी अपर लिमिट होगी, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और एक क्वेश्चन के बाद में फिर क्लास को हम लोग क्या कर देते हैं, ओवर कर देते हैं। हालांकि ये सब यहाँ से रफ कर देते हैं, अब इन सब चीजों की हमारे पास कोई जरूरत नहीं है। सारे प्रूफ अच्छी तरीके से आने चाहिए और इसके 2 रीजन हैं, एक तो प्रूफ भी पूछ लिए जाते हैं और दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, सॉल्व करके दिखाएंगे, परेशान नहीं होंगे आप लोग। तो डेफिनेट इंटीग्रल में अभी आज की क्लास में एक क्वेश्चन अडॉप्ट कर रहे हैं, NCERT एग्जाम्पलर से है। कहाँ से है, NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है। यार ढूंढना पड़ेगा, शायद एग्जाम्पल में हो, एक्सरसाइज में हो, और मुझे ठीक से याद तो नहीं है। एक क्वेश्चन तो दिखा, चलो कोई बात नहीं, मेरी बुक से NCERT टेक्स्ट बुक से पेज नंबर 151 एग्जाम्पल नंबर 10, मेरी बुक से पेज नंबर 151 एग्जाम्पल नंबर 10 आपके लिए है, आप खुद करेंगे। मैं इसका एक जनरल केस आपको बताने जा रहा हूँ, शायद ये क्वेश्चन कहीं मैंने पढ़ा हुआ या तो NCERT टेक्स्ट बुक में होगा या एग्जाम्पलर में होगा, कहीं एक जगह है, आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन कभी भी पूछा नहीं गया है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जब ये पूछा नहीं गया तो फिर आप बता क्यों रहे हैं। देखो बच्चा, असल में ऐसा है कि ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट पर नहीं पूछा गया है, इसके पैरेलल कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बात समझे नहीं समझे, इसी के कई कॉम्प्लीमेंट्स जो पूछे गए, मतलब n की डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज के लिए क्वेश्चंस पूछे गए हैं। NCERT टेक्स्ट बुक उठा करके देखेंगे तो इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपको देखने को वहां पर मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है बच्चा, हमें नहीं पता कि इसका आंसर क्या, हमने मान लिया कि ये एक्चुअली क्या है, i के इक्वल है। अगर ये i के इक्वल है तो जो i की वैल्यू होगी वही इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी। चलो ठीक है, i की वैल्यू ढूंढना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी नंबर 4 को अप्लाई कर देना है।
किसको अप्लाई करना है, प्रॉपर्टी 4 को अप्लाई करना है। 4 को अप्लाई करने से पहले इसको थोड़ा बेहतर तरीके से लिख देते हैं, क्योंकि कुछ मासूम बच्चे होंगे शायद वो समझ ना पाए। अब एक दूसरा सवाल मन में बस ये उठ रहा है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करना है। मैक्सिमम केसेस में 90% केसेस में याद रखना, अगर डिनोमिनेटर अनचेंज रहे, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के बाद भी डिनोमिनेटर क्या रहे, अनचेंज रहे, डिनोमिनेटर में कोई बदलाव नहीं हो, तो समझ लेना कि प्रॉपर्टी नंबर 4 ही अप्लाई होगी। क्या इतनी बात समझ पाए? चलो देखते हैं कि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉपर्टी 4 ये कहते थे कि फंक्शन के अंदर अपर लिमिट माइनस एक्स कर दिया जाएगा, तो एक्स का रिप्लेसमेंट किससे, पाई बाई 2 माइनस एक्स से। क्या कहा, किससे, पाई बाई 2 माइनस एक्स से। कुछ लोग कह रहे हैं सर याद नहीं आ रहा है, एक बार प्रॉपर्टी लिख दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अपने ही हैं, लिख देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 यहीं पर लिख देते हैं ग्रीन से। ये रहा ग्रीन। हाँ बच्चा, प्रॉपर्टी नंबर 4 अभी मैं आपको क्या बता रहा था, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स ये रही। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल बच्चा किया गया है। चलिए देखते हैं कि आगे हम लोग क्या देख सकते हैं, और इसको आगे मैं ब्लैक से कंटिन्यू कर रहा हूँ। आई इक्वल्स टू लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 टू पाई बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। फिर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। फिर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ओवरऑल गलत बात, ओवरऑल अभी हमें यह देखने को मिला, हमने देखा जो डिनोमिनेटर पहले चल रहा था साइन टू दी पावर एन एक्स कॉस टू दी पावर एन एक्स, वही डिनोमिनेटर अभी भी हमारे पास है। क्या समझाया, प्रॉपर्टी 4 वहां पर हमेशा एप्लीकेबल होगी जहां पर डिनोमिनेटर क्या होता है, अनचेंज होता है। जहां पर डिनोमिनेटर क्या होता है, अनचेंज होता है। तो यहाँ पर देखो अभी आपको पता चल रहा है कि प्रॉपर्टी 4 एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर ये आई है तो फिर ये भी आई है। इसको हमने इक्वेशन 1 एज्यूम किया और इसको मान लिया इक्वेशन 2। अभी हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, भैया दोनों को ऐड कर देते हैं तो LHS और LHS दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगे। यहां पर RHS वाले पोर्शंस को कलेक्ट कर रहे हैं, 0 टू पाई बाई 2 साइन टू दी पावर एन एक्स अपॉन साइन टू दी पावर एन एक्स प्लस कॉस टू दी पावर एन एक्स डी एक्स, प्लस यहां से आपको देखने को मिलता है 0 टू पाई बाई 2 कॉस टू दी पावर एन एक्स, आफ्टर देन कॉस टू दी पावर एन एक्स प्लस साइन टू दी पावर एन एक्स। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? आई और आई को हमने बच्चा क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो ये मिलकर के बना देता है 2i। हमने इंटीग्रल साइन यहां से बच्चा क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, 0 टू पाई बाई 2। यहां से देखो साइन टू दी पावर एन एक्स अपॉन साइन टू दी पावर एन एक्स प्लस कॉस टू दी पावर एन एक्स, प्लस यहां से कॉस टू दी पावर एन एक्स अपॉन कॉस टू दी पावर एन एक्स प्लस साइन टू दी पावर एन एक्स डी एक्स। ओवरऑल 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2। यहां से आपको देखने को मिलेगा साइन टू दी पावर एन एक्स प्लस कॉस टू दी पावर एन एक्स अपॉन साइन टू दी पावर एन एक्स कॉस टू दी पावर एन एक्स और साथ में डी एक्स। बच्चा ये दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। जैसे ये कैंसिल होंगे हमें क्या देखने को मिलेगा, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, जैसे इन दोनों को हम कैंसिल करते हैं हमें देखने को मिलता है 2i इक्वल्स टू, हाँ भैया यहां से देखने को मिलेगा 0 टू पाई बाई 2। यहां से देखो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं और यहां से मिलता है क्या, dx। ये तुम्हें देखने को मिलता है 2i इक्वल्स टू x। लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 टू पाई बाई 2, देन 2i इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन 2i इक्वल्स टू पाई बाई 2। ओवरऑल हमें देखने को मिलता है i इक्वल्स टू पाई बाई 4। हमने कहा था कि इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, i के इक्वल है। इसको यहां पर लिख दो लेट, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू इसके इक्वल है, इस i के इक्वल है, तो फिर हमें i की वैल्यू ढूंढनी थी। i की वैल्यू क्या आ चुकी है, पाई बाई 4 आ चुकी है। तो ओवरऑल हमें ये पता चला कि इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या है, पाई बाई 4 है। बात समझे या नहीं समझे? ये पूरा सोल्यूशन आपको समझ आया? क्या ये पूरा सोल्यूशन आपको बेहतर तरह से समझ आया? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेहतर तरह से समझ आ रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को बताने का बेसिक रीजन क्या था, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और इसी के साथ में हम लोग NCERT टेक्स्ट बुक के भी कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे और देखेंगे कि असल में हम लोग कितना चीजों को सीख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। फटाफट नोट भी करते रहेंगे, फटाफट नोट भी करते रहेंगे ताकि आपका कीमती समय बर्बाद नहीं जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर NCERT टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 7.11, क्या कहा, NCERT टेक्स्ट बुक NCERT
टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 7.11। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मेरी बुक से पेज नंबर 363, जो बच्चा मेरे पास बुक है उस बुक से पेज नंबर 363 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा देखो, 0 to π/2 क्या लिख दिया गया है, अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। यार रूट नहीं समझते हो, एन की वैल्यू को क्या रख देना है, हाफ रख देना है। जैसे ही आप इस सोल्यूशन में एन की वैल्यू को हाफ रखेंगे आपको इमीडिएटली आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। अब याद रखना कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आप इस पूरे प्रॉब्लम को जैसे मैंने ये सॉल्व किया है वैसे ही आप सॉल्व करेंगे रूट लगा करके, बाकी कोई चेंजमेंट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे लगता है सेम वर्किंग है, एन की वैल्यू को क्या रख दिया गया है, 3/2 रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं देखता हूं तो शायद क्वेश्चन नंबर 4 का भी अब आंसर अब आप इजीली गेन कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ में आप अटेम्प्ट ले सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 35, आप एग्जाम्पल नंबर 35 को भी अटेम्प्ट लेंगे, ठीक है। तो वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली है, आप चीज़ों को इजीली अटेम्प्ट ले पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। फिलहाल NCERT टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पलर और अब आपके पास वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अब आपको मिलने लगेंगे, आप उन्हें अटेम्प्ट करने की कैपेबिलिटी अब आप रखते हैं। आपको सिंपली याद रखना है कि कहीं पर भी अगर डिनोमिनेटर में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है तो आप श्योर हो जाइए कि प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई होगी। मैक्सिमम क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई होती है, मीन्स कुछ नहीं तो 90% क्वेश्चंस आपके प्रॉपर्टी 4 से इवेलुएट हो जाएंगे, केवल प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।